हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की यह वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विषय हिंदी साहित्य लेकर आई हूँ, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो जो बच्चे अभी नए नए बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे होता है और प्रश्न कौन कौन से आते हैं। तो इसीलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ ताकि नए बच्चों को पता चले कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे प्रश्न आते हैं। जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के और भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल पर विज़िट करें। उस पे मैंने और भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे या फिर क्या क्वेश्चन आने वाला है। हर बार परीक्षा में एक दो प्रश्न ज़रूर रिपीट होते हैं, तो इसी के आधार पर आप लोग अगर इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2024 का है। बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024 एनईपी न्यू रेगुलर मेजर वाले बच्चों के लिए फ़र्स्ट पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए फ़र्स्ट पेपर मेजर और माइनर दोनों बच्चे ज़रूर देखें। हमारे पहले पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। ये मेजर वाले बच्चे और माइनर वाले बच्चे ज़रूर देखें, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस पेपर का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक है, यानी कि इसमें हमें आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना है। इसमें प्रमुख कवि कौन से हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो काव्य परंपरा, रास काव्य परंपरा, जैन काव्य परंपरा, रीतिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, ये सभी हमें पढ़ना है। और रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, प्रमुख कवि, उनकी रचना और प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी को मिलाकर ओवरऑल इतने में से ही प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आदिकाल की विशेषता पूछ लेगा या रीतिकाल की विशेषता पूछ लेगा। अगर बहुत डेप्थ में जाता है तो भक्ति काल के अंदर राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं पूछ लेता है, या रीतिकाल में रीति मुक्त या रीति सिद्ध काव्यधारा की, या उनके कवियों के बारे में कुछ पूछ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमारे इस बार के पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है पेपर करने के लिए, जिसमें हमें मैक्सिमम 75 मार्क्स मिलते हैं। पहले का पैटर्न अलग था, अब पैटर्न चेंज हो गया है। 2024 के पहले हमें 3 घंटे मिलते थे परीक्षा देने के लिए, जिसमें से हमसे 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन ही करने रहते थे और हमें 75 मार्क्स मिलते थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं अब के पैटर्न में क्या क्या निर्देश दिया गया है। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, आ और बा। कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड आ के 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है वो 15 नंबर का होगा। खंड बा में 8 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक दाहिनी ओर अंकित है। सभी प्रश्नों के भाग उपभाग एक ही स्थान पर लिखे जाएंगे। यानी कि इस बार हमें 2 खंडों में पेपर देना है। खंड 1 में 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है और अगले खंड में 8 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का, यानी कुल मिलाकर हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और पहले प्रश्न का अंक जो है 15 नंबर है और जो दूसरी बार में खंड बा में 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे वो 20-20 नंबर के, यानी कि टोटल हमें 75 यानी 75 मार्क्स मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। तो चलिए देख लेते हैं आगे कि प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं।
जैसे कि यहाँ लिखा है खंड आ में से हमें सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए। यानी कि इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास किसने किया, कितनी रचनाओं को और कितने रचनाकारों को इसमें ऐड किया गया है, यही सब हमें लिखना है। जैसे सबसे पहला प्रयास इतिहास लेखन का इस्तवार दलाल लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में मिलता है, जो कि गारसा दतासी द्वारा लिखी गई रचना है। इसके बाद अन्य कवियों ने जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सरोज और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि ने इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसमें हमें ये भी बताना है कि किस पार्ट को, यानी कि जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को कितने कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या नामकरण किया गया है, यही सब हमें इसमें लिखना होता है। तो जब हम इसे अच्छे ढंग से लिखेंगे तो हमें 15 में से 14 नंबर, 13 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को एक ही जगह पे चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि सिद्ध साहित्य आदिकाल के अंतर्गत आता है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब आदिकाल के अंतर्गत आता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख मेरे चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। देख लेते हैं अगले खंड में क्या है। अगले खंड का नाम है खंड बा। इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्न 20-20 नंबर के होंगे, यानी कि 60 नंबर के। हमें सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, रासो काव्य परंपरा की प्रमुख कृतियों का परिचय दीजिए। इसका मतलब है कि जैसे रासो काव्य परंपरा, आदिकाल के रासो काव्य परंपरा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, क्या नाम है उनका और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो और भी कई ग्रंथ हैं जो कि रासो काव्य परंपरा के हैं और इसके रचनाकार कौन कौन हैं। ऐसे ही प्रश्नों को हमें विस्तृत तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा में कबीर दास के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हर बार परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। किसी न किसी रूप में कबीरदास के बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप लोग जाके उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें ताकि किसी भी तरीके से अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग लिख सकें। इसमें हमें लिखना है जैसे कबीरदास ने क्या क्या योगदान दिए, जैसे समाज में कितने सुधार किए और बाह्य आडंबरों का विरोध किया और भी बहुत सारे गुरु की महत्ता इन्होंने प्रकट की। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि हम विस्तृत तरीके से लिखेंगे। इससे हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अगला प्रश्न है, सगुण भक्तिधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, भक्ति काल में कौन कौन सी धाराएं हैं। तो उसी हिसाब से उसी में सगुण भक्तिधारा भी भक्ति काल की एक प्रमुख भक्तिधारा है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हमें लिखनी है। सगुण भक्तिधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन का मतलब है जैसे कि सगुण भक्तिधारा में दो पार्ट हैं। नंबर 1 है राम भक्ति शाखा और नंबर 2 है कृष्ण भक्ति शाखा। तो हमें यहाँ पर दोनों की प्रवृत्तियों की विवेचना करना है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें राम भक्ति शाखा के अंतर्गत क्या क्या आता है और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत क्या क्या आता है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये लिखना है। आगे अगला है, सूरदास की भक्ति भावना का सोदाहरण विवेचन कीजिए। यानी कि हमें इस प्रश्न के अंतर्गत सूरदास की कैसी भक्ति भावना है, जैसे कि उनकी भक्ति वात्सल्य है या शांत है या कैसी है, तो हमें ये दर्शाना है। सूरदास के बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सूरदास के जीवन परिचय के बारे में, सूरदास की भक्ति कैसी है, सूरदास का जो शैली है, जो लिखने का तरीका है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए।
तो इस प्रश्न के अंतर्गत हम ये सब लिखेंगे। अगले प्रश्न में हमें भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये प्रश्न भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो कि 2021 में प्रश्न पूछा गया था और अभी 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें अच्छे से एनालिसिस कर लें और देख लें कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लें, ताकि यही प्रश्न दोबारा रिपीट करके भी पूछे जाते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी। इस भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त निबंध में हमें क्या लिखना है, इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि जैसे भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ, उसके आंदोलन के क्या क्या कारण रहे। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि यह ईसाइयत की देन है, और अन्य रचनाकार, अन्य इतिहासकार अपने अपने मत प्रकट करते हैं, तो हमें उस हिसाब से उन लोगों के मत को जानना है और बेसिकली यही चीज़ हमें अपने एग्जाम में लिख लेनी है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा और नामकरण पर विचार कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है और बहुत इजी है, आप लोग चाहें तो इससे अच्छे नंबर ला सकते हैं। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 मानी जाती है और इसके नामकरण, जैसे कि रीतिकाल को और कौन कौन से काल और कौन कौन से नाम दिए गए हैं, जैसे श्रृंगार काल और अलंकार काल, ऐसे ही तमाम नाम दिए गए हैं, तो उनके बारे में लिखना है और ये नाम किसने दिए ये भी हमें बताना है। और रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, जैसे कि 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीतिबद्ध काव्यधारा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का परिचय दीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत जैसे रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत बिहारी, रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद ये लोग आते हैं, और रीतिबद्ध काव्यधारा ये एक ऐसी काव्यधारा है इसके अंतर्गत बहुत सारे कवि आते हैं, जैसे कि चिंतामणि, मतीराम, केशवदास और भी तमाम कवि हैं जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें कि रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन हैं और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, रीति मुक्त कवि घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। रीतिमुक्त कवि घनानंद जो कि एक प्रेम के विरह के कवि माने जाते हैं, इनके साथ बहुत गलत हुआ था इनके टाइम में। इनकी जो प्रेमिका थी सुजान, उन्होंने इन्हें धोखा दिया था और ये फिर उसके बाद ही कवि बन गए थे। तो इन्होंने जो अपने काव्य में वीर रस जो इन्होंने अपने काव्य में करुण रस और श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार का जो वर्णन किया है वो इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आता है, तो आप लोग वो भी याद कर लेंगे। और जैसे कि आप लोग एक काम और कर लेंगे, जो कवि लगे हुए हैं जैसे कि घनानंद के बारे में पूछ लेता है या बिहारी के बारे में या कबीरदास के बारे में पूछ लेता है, सूरदास के बारे में पूछ लेता है, तो आप लोग उनके कोटेशन ज़रूर याद कर लें, क्योंकि जो कोटेशन है वो विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम डालते हैं तो हमें उससे अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है और जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो हमें अच्छा नंबर देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये विशेषताएं याद करने के साथ साथ 2-4 कोटेशन भी ज़रूर याद कर लें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है, आपकी कोई क्वेरी बाकी रह गई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी और ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में पता चले और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।